स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनमें से टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसमें से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों प्रॉपर्टीज के जो न्यूमेरिकल्स थे उनको अपन ने सोल्व कर लिया था। आज जो रिमेनिंग टू जो प्रॉपर्टीज बची हुई है उनके न्यूमेरिकल्स अपन यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट जो था वो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और सेकंड जो था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोसिस जो प्रोसेस थी उसको अपन बोल सकते हैं। तो इसके अंदर देखें अगर, तो जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, किसी भी कंपाउंड के लिए दे देंगे, कोई भी कंपाउंड आपको गिवन हो सकता है। जैसे मान लो ऐसे बोल दिया कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए C2H6O2 डिजोल्व्स इन 600 ग्राम ऑफ वाटर। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिजोल्व्स इन 600 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरीके से दे दिया। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर बोला गया वो बोला गया आपसे कि इसका जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये मेजर करना है। केएफ की वैल्यू यहाँ पर गिवन आ जाएगी आपको 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखो वही बात रिपीट करेंगे। इससे पहले बताया था आपको कि जो कम वैल्यू होगी वो तो कौन होगा, सोल्यूट होगा। ज्यादा वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, सोलवेंट होगा। तो ये तो क्या हो गया W1, ये क्या हो गया W2, ये KF हो ही गया। अपने इक्वेशन में पूछ रहे हैं डेल्टा TF निकालना है और एक निकालना है TF। ठीक है, सबसे पहले अपन मेजरमेंट करेंगे डेल्टा TF का। तो इसका फॉर्मूला जो था वो था डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो KF इंटू M, जो M था उसको लिख सकते थे W1 अपॉन M1 इंटू W2। ठीक है, KF की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर, ये KF की वैल्यू पुट कर देंगे। W1 गिवन है, W2 गिवन है। बस प्रॉब्लम ये है कि W2 जो है वो किसमें है, ग्राम में। तो ग्राम में है, इसलिए इस फॉर्मूले को आप चेंज करके इस तरीके से लिखेंगे। तो फॉर्मूला जो यूज होगा ना वो ये होगा, इससे आप क्या मेजर कर लेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर उसके बाद में ये TF कैसे निकालेंगे, तो TF के लिए फॉर्मूला था कि डेल्टा TF इक्वल टू होता है TF नोट माइनस TF। क्या फॉर्मूला होता है, ग्राफ में बताया था ये TF नोट माइनस TF। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे तभी सोल्व कर पाएंगे आप इनको। तो आपको मेजर क्या करवाने के लिए बोल रहा है TF, तो इसको इस तरफ लिया हो तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो TF इक्वल टू TF नोट और प्लस डेल्टा TF। अब बात करें अगर इसकी कि ये कितना होगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो होता है 373.15, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो होता है 273.15। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो क्या हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर मान लो इसकी वैल्यू x आई, तो आपको इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप से किसी भी मोलर मास के लिए बोल सकते हैं कि सब्सटेंस है उसका मोलर मास कैसे मेजर करेंगे। नेक्स्ट में जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ऐसे बोल दिया गया कि 1.0 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, एन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी बोल सकते हैं आप इसको। तो 1.0 ग्राम, किसी का कितना भी ग्राम दे सकते हैं आपको यहाँ पर। उसको बोला गया कि 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व कर दिया इसको। तो 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व करने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर हो जाता है 0.40 केल्विन के। मतलब इस इक्वेशन में से दिया जा सकता है 1.00 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस मिक्स्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, देन इट लोअर्स द टेम्परेचर फ्रॉम 0.40। इस तरीके से केल्विन से वैल्यू दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मोलर मास है वो कितना होगा। यहाँ पे KF की वैल्यू गिवन होगी, बेंजीन के लिए KF, ये तो होता है वाटर के लिए, KF फॉर वाटर। आप इनको रिमेम्बर भी रख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो आप इसको ध्यान लिख सकते हैं यहाँ पर। तो KF है ना, KF बेंजीन के लिए KF की वैल्यू होगी 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर यूनिट क्या रखी है, केल्विन। तो केल्विन जो है ना वो डेल्टा TF की यूनिट भी केल्विन होगी, TF की यूनिट भी केल्विन होगी और TF नोट की वैल्यू भी जो है वो क्या होगी, केल्विन होगी। अब देखो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि TF नोट या TB नोट कभी मेजर करने के लिए नहीं बोलेंगे आपको। क्यों, क्योंकि इसकी इनकी वैल्यू जो है वो क्या है, फिक्स है। तो जनरली जैसे वाटर के लिए बोलेंगे तो अपन तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे,
ऐसे बेंजीन के लिए बोलेंगे तो भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, ये दोनों आपसे पूछ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात 1.0 वैल्यू कम है, इसका मतलब ये क्या हो गया W1, ये ज्यादा है इसलिए ये क्या हो गया W2। इसके लिए देखो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर डायरेक्टली किसकी है, डेल्टा TF की। क्या बोला इसने, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर दिया। तो कितने लोअर कर दिया, इतना लोअर कर दिया, 0.40 केल्विन के इक्वल लोअर कर दिया। तो फॉर्मूला जो है वो ये यूज होगा। बस इस फॉर्मूले को चेंज कैसे कर देंगे, इस M1 को आप यहाँ पे ले लो, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M1 इक्वल टू KF इंटू W1 अपॉन डेल्टा TF इंटू W2। अब यहाँ पर भी जो है ना वो किसमें दे रखा है, ग्राम में, इसका मतलब इसमें भी 1000 आएगा। इसमें सारी वैल्यूज पुट करो, आपके पास है वो मोलर मास आ जाएगा जो आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट दे रखा था। तो इस टाइप से जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिप्रेशन के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी, कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं हम ऑस्मोटिक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में देखो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूँ आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने क्या बताया था आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर में कहा था कि जितने भी हाई मोलिकुलर मास वाले जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, बायोमोलिक्यूल्स हुए, ठीक है, पॉलीमर्स हुए, उनके जो मोलर मास कैलकुलेट किए जाते हैं वो किसे किया जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से। तो यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं उससे रिलेटेड, जैसे आपको ऐसे दिया जाएगा कि 200 सेंटीमीटर क्यूब किसी भी सॉल्यूशन है उसका, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन जो है ना उसका 1.26 ग्राम है, वॉल्यूम उसका ये दे रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 2.57 इंटू 10⁻³ बार, और ये तो पता ही लग गया होगा कि 300 केल्विन, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, टेम्परेचर की। तो ये तो पता लग गया कि किसकी वैल्यू है, टेम्परेचर की। इसमें बोला इसने ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये क्या हो गया पाई, इसके लिए जो है यहाँ पर दे रखा है ग्राम, इसका मतलब ये जो सोल्यूट है क्योंकि इतना कम अमाउंट तो सोल्यूट का होगा। यहाँ पर जो यूनिट दे रखी है वो किसकी दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम। आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मोलर मास ऑफ प्रोटीन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो फॉर्मूला जो था हमारे पास था, एक तो था पाई इक्वल्स टू CRT, फिर C को चेंज करके लिख दिया था N1 अपॉन V, उसको भी चेंज कर देंगे अगर तो आ जाएगा W1 अपॉन M1V। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, M1, तो M1 को इस तरफ ले लो, W1 RT अपॉन M1V। अब देखो W1 अपन को गिवन है यहाँ पर 1.26, इसकी जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है 0.082 या 0.083। टेम्परेचर इसमें गिवन है 300 टेम्परेचर दिया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है कि मोलर मास, यहाँ पर पाई आ जाएगा, पाई को अपन ने चेंज कर दिया यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.57 इंटू 10⁻³ ये बार, और वॉल्यूम जो है ना वो दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब है ना वो एक तरह से क्या हो गया, वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में हो गया, इसलिए इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। इसका मतलब या तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डिवाइड करके लिख दो इसको, तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो इसके अकॉर्डिंग अपन प्रोटीन जो है उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग इजी टाइप का न्यूमेरिकल जो बोर्ड के पेपर में भी जनरली आ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है कि 300 केल्विन, कोई भी टेम्परेचर दे देंगे, कुछ भी दिया हो सकता है, 300 की कोई कंडीशन नहीं है, 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, 300 केल्विन टेम्परेचर के साथ ये दे दिया 0.1 कैपिटल M यूरिया सॉल्यूशन, 0.1 कैपिटल M यूरिया सॉल्यूशन जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो। क्या करो, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगी, तो क्या हो गया T, और ये क्या है कैपिटल M, कैपिटल M है मोलरिटी, और मोलरिटी का मीनिंग हुआ यहाँ पर कंसंट्रेशन। क्या मीनिंग हुआ, कंसंट्रेशन। किसकी वैल्यू हो गई, C की। पूछ क्या रहा है आपसे, पाई, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, पाई इक्वल्स टू CRT। तो C की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0.1 और R की वैल्यू जो है वो बताई थी अभी 0.082, और टेम्परेचर जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 300। तो इस तरीके से आप जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर का सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल। जैसे कि कल भी बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बाकी सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और न्यूमेरिकल तो मैं आपको बता दूं अलग अलग टाइप के इसके अंदर न्यूमेरिकल आते हैं। फर्स्ट टाइप का ये हो गया था, सेकंड टाइप भाई इसमें तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, सेकंड टाइप हो गया इसका ये। ऐसे थर्ड टाइप का जो फॉर्मूला था वो मैंने उसमें बताया था आपको, एक सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बताया था
कि पाई 1 इक्वल टू होता है पाई 2। मतलब दो सॉल्यूशन जो है उनके ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो, दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो तो उसको अपन बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इसको अपन ने जब सोल्व करके फॉर्मूला बनाया था तो इस तरीके से लिखा था W1 RT अपॉन M1V, और इधर लिखा था W2 RT अपॉन M2V। RT अपॉन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है उसमें आपको जो फॉर्मूला मिला वो ये मिला, ये वाला फॉर्मूला जो है वो मैंने बताया था आपको। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल अगर करें अपन तो उसमें से दिया सकता है जैसे 5% ऑफ ए, मतलब किसी भी सब्सटेंस है ना उसका कितना है 5% दे रखा है, और ऐसे दे दिया मान लो 12% ऑफ या 10% ऑफ यूरिया, 10% ऑफ यूरिया, इस तरीके से दिया जाएगा। 5% ऑफ ए और 12% ऑफ यूरिया, किसी भी सब्सटेंस का आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो यूरिया के लिए है, ठीक है, किसी के लिए भी आ सकता है वो। 12%, 10%, जितना भी कुछ भी कंसीडरेशन दी जा सकती है यहाँ पर। और ये जो परसेंटेज दे रखा है ना वो दे रखा है बाय मास। कैसे? बाय मास में बाय मास दे रखा है ये, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5 ग्राम, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 10 ग्राम, 12 लिखा हुआ है तो 12 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में ए है ना, ए उसका मोलर मास पूछते हैं, तो एक अपन को पता नहीं है इसलिए मोलर मास नहीं बता सकते, लेकिन इसका जो है ना इसका अपन को पता है यूरिया, तो यूरिया का मोलर मास अपन को पता है। तो देखो ये 5% किसकी वैल्यू हो गई W1 की, क्या कर देंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे 5 ग्राम। 10% किसकी वैल्यू हो गई W2 की, इसका मतलब 10 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा। यूरिया जो है उसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसमें क्या करना होगा आपको कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। इन सब का टोटल करेंगे आप तो आपके पास जो मोलर मास आएगा वो आएगा 60। कितना आएगा? 60 मोलर मास आएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं इस तरह बताता हूँ आपको कि W1 जो है ना उसकी जगह पे आ जाएगा 5, अपॉन में आ जाएगा M1 इक्वल टू में आ जाएगा, यहाँ पे 10 दे रखा है तो 10, 12 दे रखा है तो 12, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मोलर मास। करना क्या है, इसको यहाँ पे भेज दो, 10 इसके अपॉन में आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा M1 इक्वल टू 60 इंटू 5/10, ठीक है। तो मोलर मास अपने पास आ गया 30, ठीक है। ग्राम मोल इनवर्स में अपने पास मोलर मास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर है ना उसके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हो गए। उसके बाद में और कोई पॉसिबिलिटीज है ना यहाँ पर, मतलब जो आने की पॉसिबिलिटीज है वो उतनी ज्यादा नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कल बताए भी थे, और एक ऑर्डर वाले में अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं कि किसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम होगा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये थे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के जो न्यूमेरिकल है उनके बाद अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड और क्वेश्चन के लिए कहा जाए अगर, तो जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जैसे दे दिया 0.1 कैपिटल M NaCl, इसी के साथ दे दिया 0.1 कैपिटल M KCl, और एक दे दिया 0.1 कैपिटल M BaCl2, ऐसे, ठीक है। इसके साथ और भी कोई दे सकते हैं, जैसे मान लो दे दिया 0.1 कैपिटल M C12H22O11, ऐसे। और ऐसे बोला जाएगा कि इनको जो है ना आप ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। उसमें क्या था, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। जनरली मैंने बताया था आपको कि मॉलिक्यूल सेम दिया आता है, लेकिन आयन जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट। तो अगर इसमें देखें तो नंबर ऑफ आयन है 2, इसमें भी नंबर ऑफ आयन है 2, इसमें नंबर ऑफ आयन है 3। इसमें क्या है, जनरली स्टूडेंट जो है वो इनको सबको काउंट करके इसमें नंबर ऑफ आयन बता देते हैं। ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का आयनाइजेशन नहीं होता है, और आयनाइजेशन नहीं होता इसका मतलब उनमें आयन फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसमें 0 आयन है। अब देखो यहां तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये जो है ना ये इसमें और इसमें आयन जो है वो क्या है, सेम है। तो जब सेम आयन हो जाएंगे तब उस केस में अपन कैसे आंसर देंगे, तो देखो अगर इन तीनों में से पूछते सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता इसका, फिर होता इसका, और फिर इसका होता, ठीक है। लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो जब आयन सेम हो जाए तो क्या बता रखा है कि ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब सब्सटेंस आपको दे रखा है उनके मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो मैं इनको लिख देता हूँ ABCD फॉर्म में। तो सबसे कम के लिए बोलेंगे तो सबसे कम जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, D का, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस ही नहीं है, ठीक है। इसमें से फिर उसके बाद में ज्यादा बोलेंगे तो इसका होगा, इन दोनों में से कंपैरिजन करेंगे
तो इसमें Cl और Cl कॉमन है, Na और K में से पोटेशियम बाद में आता है, और जो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका एटॉमिक मास भी ज्यादा होता है। तो इसका एटॉमिक मास ज्यादा है तो इसलिए KCl का मोलर मास NaCl से ज्यादा होगा, और जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो A है A उसका मोलर मास है वो कम है, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो इसका होगा। एक बार फिर बता देता हूं मैं, क्या करना है आपको, पहले पार्टिकल्स देखने हैं, पार्टिकल्स में देखने के बाद अगर कहीं पे सेम आ जाए सेम, तो सेम आने पर आप क्या करेंगे, सेम अगर वैल्यू आ जाती है तो आप उसमें मोलर मास को देखेंगे, जिसका मोलर मास कम होगा, जिसका मोलर मास कम होगा कम, उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी। तो इस तरीके से अपन ने देखा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और उनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको रेगुलर स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट जो मैं कह रहा था वो कह रहा था कि जितने भी अपने पास ये लगभग मतलब चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट एक लेक्चर और इसके अंदर बचा हुआ है, चैप्टर कंप्लीट है, तो आप जो है इनको रेगुलर प्रिपेयर करते चले जाएं। जैसे कि मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये जो लेक्चर है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो प्लीज आप उनको उन तक पहुंचाएं। और जो है इनके बाद जो जैसे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर ये आंसर जो है आप सोल्व नहीं कर रहे थे, तो आंसर को अपन मेजर कैसे करेंगे, तो मैं आपको जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद जो जितने भी सॉल्यूशंस हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बताए गए आपको, उनके जो सॉल्यूशन है उनका मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।